बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नाम का एक सुंदर और हरा भरा गांव था। इस गांव में एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन का घर छोटा था, लेकिन उसमें प्यार और संतोष भरा हुआ था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी, बेटा रामू और बेटी गुड़िया थे। पैसे भले ही कम थे, पर मोहन कभी शिकायत नहीं करता था। रोज सुबह वो सूरज उगने से पहले उठता, अपनी कुल्हाड़ी संभालता और जंगल की ओर चल पड़ता। वो बड़े ध्यान और लगन से सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें सेठ गिरधारी के घर पहुंचाता। सेठ गिरधारी गांव का सबसे अमीर और प्रभावशाली आदमी था, जिसके घर में लकड़ियों की हमेशा जरूरत रहती थी। मोहन की मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होकर सेठ उसे हमेशा समय पर मजदूरी देता था। इन्हीं पैसों से मोहन अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता था। मोहन की सबसे बड़ी खासियत थी उसका संतोष भाव। वो जो भी पाता उसमें खुश रहता। गांव वाले भी उसकी इज्जत करते और कहते, मोहन जैसा सच्चा इंसान पूरे रतनपुर में नहीं मिलेगा। भले ही उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसका परिवार, उसकी मेहनत और उसकी सच्चाई ही उसका सबसे बड़ा खजाना थे। राधा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन चिंटू और पिंकी पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो कमा कर लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी, मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ। आप सेठ गिरधारी जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? अरे भाई मोहन, आज तो पगार का दिन है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि आज भी वही होगा जो हर महीने होता है। ये सेठ गिरधारी कोई न कोई नया बहाना जरूर लगाएगा। याद है ना, पिछली बार कहा था कि मैंने उनसे 500 रुपये उधार लिए थे, पर ब्याज इतना बढ़ गया कि एकदम से 1000 हो गया। हाँ भोला भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सेठ गिरधारी तो पूरे इलाके में बदनाम है। चालाकी और लालच तो जैसे उसके खून में घुला हुआ है। सुबह से शाम तक हमसे दुगना काम कराता है, और जब पैसे देने की बारी आती है तो उसका चेहरा उतर जाता है। बस भाइयों, मैं भी क्या बताऊं। पिछले महीने मेरी बिटिया बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गई थी। मजबूरी में मुझे 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी, और इस बात का फायदा उठाकर सेठ ने मेरी आधी तनख्वाह काट ली। कहता है, काम नहीं किया तो पगार भी नहीं मिलेगी। हे भगवान, बस इस बार सेठ जी मेरी पूरी पगार दे दें। बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है। इस बार अगर पैसे पूरे ना मिले तो घर का खर्च कैसे चलेगा समझ नहीं। सभी लकड़हारे पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने काम पर लग गए। जंगल में दिन भर उनकी कुल्हाड़ियों की गूंज सुनाई देती रही। सभी ने पसीना बहाकर अपना निर्धारित काम समय पर पूरा किया। कार्य समाप्ति के बाद जब सूरज ढलने लगा तो वे सभी अपने औजार समेटकर सेठ गिरधारी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने अपने किए गए काम का ब्यौरा दिया, ताकि वे अपनी मेहनत का फल पा सकें। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ। कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सेठ की बात सुनकर सभी मजदूर चुप हो जाते हैं। उनके चेहरों पर निराशा की परत साफ दिखाई देती है। कोई कुछ कह नहीं पाता। सब जानते हैं कि विरोध करने का मतलब अगली बार और भी मुसीबतें। थके टोटे मन से मजदूर धीरे धीरे अपने घरों की ओर चल पड़ते हैं। मोहन अपने कदम घसीटता हुआ सोचता है, परिवार का क्या होगा? बच्चों से क्या कहूंगा? अजी, क्या बात है, आज पगार का दिन था ना? कितनी पगार मिली इस बार? राधा, आज भी पगार नहीं मिली। सेठ जी ने वही पुरानी बात कही, 2 दिन में मिल जाएगी। क्या? पगार नहीं मिली? अरे आपको पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है।
आज स्कूल में टीचर ने साफ साफ कह दिया, अगर कल फीस नहीं दी तो बच्चों को घर बैठा देंगे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? घर का राशन भी कम पड़ रहा है और ऊपर से ये फीस की चिंता। राधा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं रोज सुबह से शाम तक खटता हूँ, लेकिन सेठ जी कभी समय पर पैसे देते ही नहीं। हर बार कोई न कोई बहाना, माल नहीं बिका, पैसे अटके हुए हैं। अब हम उनके भरोसे ही तो हैं। कह रहा था 2 दिन में दे देगा, शायद इस बार सच में दे दे। 2 दिन कहते कहते महीना निकल जाता है मोहन। बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे तो हम कैसे संभालेंगे? घर कैसे चलेगा? हर चीज के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। देखो राधा, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मजबूरी है। अगर मैं सेठ से ज्यादा बोलूं तो उल्टा उसी दिन काम छीन लेगा। चलो 1-2 दिन और इंतजार कर लेते हैं, उम्मीद है इस बार पैसे मिल जाएंगे। उम्मीद से घर नहीं चलता मोहन, पर अब और कोई चारा भी तो नहीं है। अरे भूला, आजा, ये ले अपनी इस महीने की पगार। भोला उम्मीद से आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। उसे भरोसा है कि इस बार उसकी पूरी मेहनत की कीमत मिलेगी। लेकिन जैसे ही नोट उसके हाथ में आते हैं, उसका चेहरा उतर जाता है। सेठ जी, ये क्या? ये तो सिर्फ 2000 रुपए हैं। मैंने तो पूरा महीना मेहनत की, 3000 का हक बनता है मेरा। काम किया है ये मैं मानता हूं, लेकिन तूने आराम भी खूब किया है। 1-1 घंटे बैठकर बीड़ी पीता था, बातें करता था, वही आराम के पैसे काटे हैं। लेकिन सेठ जी, आपने ही कहा था कि 8 घंटे पूरे करने पर 3000 मिलेंगे। मैंने तो रोज समय पर काम शुरू किया। देख भोला, मुझे ज्यादा हिसाब मत सिखा। ये 2000 रख, चाहिए तो रख ले, नहीं तो जा कहीं और काम ढूंढ। मुझे कोई कमी नहीं है मजदूरों की। भोला की मुट्ठी मजबूती से नोटों को पकड़ लेती है। उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। वो चुपचाप सिर झुकाकर पैसे अपनी जेब में रख लेता है। दिल में एक टीस लिए वो धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। भोला की तरह मोहन भी मन ही मन घबराया हुआ था। उसे उम्मीद थी कि शायद उसकी मेहनत देखकर सेठ किरदारी उसके पैसे पूरे दे देगा, लेकिन सेठ का स्वभाव वो अच्छी तरह जानता था कि कभी मुस्कुराते हुए पैसे देना उसके बस की बात नहीं थी। मोहन, आजा, ये ले तुम्हारी इस महीने की पगार, 2500 रुपए। लेकिन सेठ जी, 2500 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 रुपए बनते हैं। मैंने ना कोई छुट्टी की और ना ही कोई आराम। हर दिन समय पर आया और काम पूरा करके ही गया। देख मोहन, काम तुम ठीक करते हो, इसमें कोई शक नहीं, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम बहुत नीचे चला गया है। अरे, आधे से भी कम कीमत पर लोग खरीद रहे हैं। ऐसे में कैसे दूं पूरी पगार? सेठ जी, पर बात तो 3000 की ही हुई थी। आप जानते हैं मैं मेहनत में कभी कमी नहीं करता। इस महीने बच्चों की फीस भरनी है, घर का खर्च भी बढ़ गया है। सिर्फ 2500 में सब कैसे चलेगा? इस बार पूरी पगार दे दीजिए सेठ जी, कृपा होगी। मोहन, मैंने जो कहा वही होगा। 2500 ही मिलेंगे। चाहिए तो रख ले, नहीं चाहिए तो और कहीं काम ढूंढ ले। मेरे यहाँ मेहनत करने वाले बहुत हैं। बेचारा मोहन, उसने हर दिन ईमानदारी से काम किया, एक पल का आराम भी नहीं लिया, फिर भी उसे उसकी पूरी मेहनत की कीमत नहीं मिली। धूप ढलने लगी थी। दिन भर की मेहनत के बाद मोहन और भोला दोनों पेड़ों की छाया में बैठकर थोड़ा आराम कर रहे थे। उनके कपड़ों पर लकड़ी की बुरादें चिपकी हुई थीं और माथे पर पसीने की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। तभी भोला ने भारी सांस लेते हुए गुस्से भरे स्वर में कहा, अरे भाई मोहन, सच कहूं तो ये सेठ गिरधारी 1 नंबर का बेईमान इंसान है। अपनी तिजोरी भरने में लगा रहता है और हमारी मेहनत के पैसे को कम दिखाने के लिए रोज नए बहाने बनाता है। कभी कहता है लकड़ियों के दाम गिर गए, लेकिन जेब में नोटों की मोटी गड्डी हमेशा भरी रहती है। नहीं भोला, ऐसे शब्द मत कहो। आखिर वही तो हमारा अन्नदाता है। हमारे बच्चों का पेट उसी की वजह से भर रहा है। हमारे पास रोजगार का यही एक सहारा है। अगर हम सेठ गिरधारी के बारे में गलत सोचेंगे तो काम में भी मन कैसे लगेगा? अन्नदाता? ये भी कोई अन्नदाता हुआ? अरे भाई, अन्नदाता वो होता है जो अपने लोगों की मेहनत की कद्र करे।
यहाँ तो हालत ये है कि पूरे महीने सुबह से शाम तक खून पसीना एक कर देते हैं और हाथ में क्या आता है? बस 2,000-2,500 रुपए। तू ही बता, इतने पैसों में घर कैसे चले? बच्चों की फीस, दवाई, राशन, सब कुछ महंगा। और हम यहाँ सालों से यही सोचते रह गए कि एक दिन तरक्की कर। हाँ भोला, तेरी बात गलत नहीं है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमें लकड़ी काटने के अलावा आता ही क्या है? पढ़ाई लिखाई भी तो नहीं की, दूसरे काम के लिए कौशल चाहिए और वो हमारे पास नहीं है। और अगर सोचे कि कोई छोटा मोटा काम खोल लें तो उसमें भी पैसों की ज़रूरत है। घर चलाने भर कोई मुश्किल से बचता है, बचत कहाँ से करें? सच कहूँ तो चाहे जैसा भी हो, इस वक्त हमारा भरोसा सिर्फ सेठ गिरधारी पर ही टिका हुआ है। भोला ने धीरे धीरे सिर हिलाया। दोनों कुछ देर चुप रहे। पेड़ों के बीच से हवा का हल्का झोंका आया, जैसे उनकी मजबूरी पर खुद प्रकृति भी दुखी हो। जी, आ गए आप? कितनी पगार मिली है? राधा, इस बार सेठ जी ने बस 2,500 ही दिए हैं। बस 2,500? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1,000 निकल जाएंगे, फिर 1,500 में क्या क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ राधा, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अजी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे। नहीं राधा, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा ये लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूँ। सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूँगा, इससे कुछ ज़्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊँगा। इतना कहकर मोहन काम पर निकल जाता है और जैसा कि मोहन ने कहा था, वो गिरधारी के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। मोहन पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह मोहन को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर मोहन वापस जाने लगता है। तभी वो देखता है कि अचानक बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़ा आ रहा है। ये देखकर मोहन बहुत डर जाता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वो गुफा में जाकर छुप जाता है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, वरना आज तुम्हें इन भैंसों के पैरों तले कुचला ही जाता। पर ये मैं कहाँ आ गया? मोहन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र गुफा में रखी एक टोकरी पर पड़ जाती है। मोहन उस टोकरी के पास जाता है। ये कैसी गुफा है? ये कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। ये आवाज सुनकर मोहन एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक जिन प्रकट हो जाता है। कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हो। कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नज़र इस टोकरी पर गई। माफ़ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो ये टोकरी किसी की नहीं होगी, इसीलिए मैंने इसे छुआ। मोहन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नज़र एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप है कौन? मैं एक जिन्न हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। ये गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो ये टोकरी तुम्हारी हुई।
नहीं नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। जादुई टोकरी? हाँ मोहन, अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वो चीज़ ही तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज़ इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें। मोहन टोकरी को लेकर घर आ जाता है। राधा, देखो देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस ये एक साधारण सी टोकरी? नहीं राधा, बात तो मेरी पूरी सुनो। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि जादुई टोकरी है। राधा पहले तो चौंकती है, फिर भौहें चढ़ाकर मोहन को देखने लगती है। मोहल्ले वालों की बातें उसे याद आती हैं। कभी कभी मोहन कुछ अजीब सी बातें घर आकर बताता है, लेकिन मोहन की बातों में आज एक अलग चमक है। जादुई? ये टोकरी कैसे? मोहन राधा को बैठने का इशारा करता है और फिर पूरे उत्साह से वो घटना सुनाने लगता है। कैसे रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला, कैसे उसने ये टोकरी दी और ये कहा कि इसमें वही चीज़ डालो जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो और वो बढ़कर वापस मिलेगी। राधा ध्यान से उसकी हर बात सुनती है। तो आपका मतलब है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज़ डालनी होगी जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? हाँ राधा, बिल्कुल, लेकिन बहुत सोच समझकर। बेकार की चीज डाल दी तो नुकसान भी हो सकता है। हमें वही डालना चाहिए जो हमारे भविष्य को बदल दे। मोहन कुछ देर चुप हो जाता है। उसका मन घर के कोने में रखे पुराने संदूक की तरफ जाने लगता है। राधा, तुम्हें याद है एक बार मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया था और मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी, वही जो मैंने तुम्हें लाकर दी थी और तुमने बड़े ध्यान से संभाल कर रख दी थी। बस वही, तुम वो लकड़ी ले आओ। अगर ये टोकरी सचमुच जादुई है तो चंदन की लकड़ी सबसे सही चीज़ है। इससे हम अपना एक व्यापार शुरू कर सकते हैं। चंदन की लकड़ी की कीमत बहुत होती है, अगर वो बढ़ गई तो हमारा समय बदल सकता है। राधा बिना देर किए अंदर कमरे में जाती है। वो संदूक खोलती है, नर्म कपड़े में लिपटी वो चंदन की लकड़ी निकालती है और वापस मोहन के सामने लाकर रखती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं, डर भी है, उत्साह भी। चलिए डालते हैं, भगवान जाने क्या होगा। मोहन टोकरी को थोड़ा सामने खींचता है। राधा चंदन की लकड़ी को दोनों हाथों से सहेज कर उठाती है और धीरे से टोकरी में रख देती है। जैसे ही लकड़ी टोकरी के अंदर रखती है, हवा में एक हल्की चमक फैलती है। टोकरी अंदर से गुनगुनाती है, जैसे उसमें कोई जादू जाग उठा हो। मोहन और राधा घबरा कर पीछे हटते हैं। कुछ ही पलों में टोकरी के अंदर लकड़ियों की आवाज़ आने लगती है, टक 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 टक, जैसे नई लकड़ियां खुद ब खुद बन रही हों। अरे मोहन, देखिए देखिए अंदर। ये तो सचमुच चमत्कार है। इतनी सारी चंदन की लकड़ियां, अगर इन्हें बेच दिया जाए तो कितने पैसे मिल सकते हैं। हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ राधा, कल सुबह ही मैं बाजार जाऊंगा। जो पैसा मिलेगा उससे हम सबसे पहले चिंटू और पिंकी की स्कूल फीस भरेंगे। अब हमारे बच्चों की पढ़ाई कभी बीच में नहीं रुकेगी। राधा की आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। बरसों से वो पहली बार इतना सुकून महसूस करती है। और जो पैसा बचेगा उसे हम संभाल कर रखेंगे। धीरे धीरे चंदन की लकड़ियों का काम बढ़ाएंगे। शायद एक दिन हमारी खुद की दुकान भी हो जाए। राधा मोहन की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर खुशी, उम्मीद और गर्व एक साथ चमक रहे हैं। दोनों चुपचाप टोकरी को देखते रहते। अगले दिन मोहन गिरधारी सेठ के यहाँ काम पर न जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर मोहन चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचता है। लकड़ियों को बेचकर मोहन को काफी अच्छे पैसे मिले। ये देखो राधा,
उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल बच्चों के स्कूल की फीस भर देना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो अब ये जादुई टोकरी है, तो अब आपको उस सेठ गिरधारी के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ राधा, मैं सेठ गिरधारी जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहाँ पर जो काम कर रहे बाकी के लकड़हारे हैं उन्हें ये खुशी की खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ गिरधारी जी से मेरे साथ साथ वो लकड़हारे भी बहुत परेशान थे। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सबका भला करूं। वो सभी बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं, वो सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर गिरधारी ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उनको अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे।